देता है। इतना ही नहीं, वह उसे फाउंडेशन की एक बोतल भी देता है ताकि चेहरे के घाव छिपाए जा सकें। अगले दिन सुन जून और उसके साथियों को उनके सीनियर्स बुलाते हैं। एक साधारण पढ़ाकू लड़के से हारने की खबर सुनकर उनके सीनियर ली ह्युक को बहुत शर्म आती है। वह सुन जून का कॉलर पकड़कर डांटता है और कहता है कि लड़ाई सिर्फ ज्यादा पंच मारने से नहीं जीती जाती। अगर शुरुआत में ही ईंट उठाकर वीजम के सिर पर मार देते तो मामला वहीं खत्म हो जाता। इसके बाद ली ह्युक सुन जून और उसके पूरे ग्रुप को आदेश देता है कि किसी भी तरह वीजम को हराने का रास्ता निकालो। ली ह्युक के लगातार दबाव में आकर सुंग जुन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने स्कूल के बाहर पहले से ही वूजुम का इंतजार किया। जैसे ही वूजुम स्कूल से निकला और थोड़ा आगे पहुंचा, सुंग जुन अपनी मोटर बाइक लेकर उसके पास आया और बिना कोई मौका दिए लकड़ी के डंडे से उसके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। ये सब देखकर यूनकी घबरा गया। वह दौड़कर वूजुम के पास पहुंचा। उसकी गर्दन से बहता खून देखकर यूनकी तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन वूजुम ने उसे रोक दिया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को इस बात का पता चले। इतना कहते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में वूजुम को अपने बड़े भाई सुगम की मौत का दिन याद आने लगा। उसे अपनी माँ का वह दर्द याद आया जब वह रो रो कर पूरी तरह टूट गई थी। कुछ देर बाद जब वूजुम की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। होश आते ही उसने सबसे पहले अपने हाथ से आईवी की सुई निकाल दी, क्योंकि उसे क्रैम स्कूल पहुंचना था। यूनकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंच गए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर दोनों हैरान रह गए। उसके पिता ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। वूजुम कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी यूनकी ने बात संभाल ली और कहा कि वूजुम सीढ़ियों से गिर गया था। वहां पहले भी कई लोग गिर चुके हैं। इसके बाद उसके पिता ने यूनकी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि पढ़ाई में उसके कितने नंबर आते हैं। यूनकी ने शर्माते हुए कहा कि वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है। यह सुनते ही वूजुम के पिता का चेहरा उतर गया। यूनकी उनकी सोच समझ गया, इसलिए वहां से जाने का बहाना बनाकर निकल गया। यूनकी के जाते ही वूजुम बार बार अपने माता पिता से माफी मांगने लगा। उसके पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि आगे से खुद का ध्यान रखना, क्योंकि उसे न तो बीमार पड़ना है और न ही चोट लगनी चाहिए। उसी समय बाहर बैठी उसकी माँ डाबिन ने एक घायल मरीज को स्ट्रेचर पर जाते देखा। वह नजारा देखते ही उसे अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई। उसका सीना भारी हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी वहां सुंग जुन आया और उसकी तबीयत पूछने लगा। डाबिन ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर समझ लिया कि वह उसके बेटे का दोस्त है। सुंग जुन ने उसकी यह गलतफहमी दूर नहीं की। जब उसने सुना कि वो झूम ठीक है तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा दी। डाबिन जब उसे कमरे के अंदर ले जाने लगी तभी उसकी नजर सुंगजुन के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ी। उसने प्यार से कहा कि उस पर दवा जरूर लगा लेना, तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत परेशान होगी। ये बात सुनते ही सुंगजुन का दिल भर आया। उसने धीरे से माफी मांगी और वहाँ से भाग गया। घर लौटने के बाद डाबिन ने वूझूम से कहा कि वह अगले दिन स्कूल से छुट्टी ले ले, लेकिन वूझूम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वह छुट्टी करेगा तो उसकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी और उसके नंबर गिर जाएंगे। तभी उसकी माँ ने धीरे से उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वह उससे नाराज है। वह उसके पास बैठकर बात करना चाहती थी, लेकिन वूझूम ने सिर्फ इतना कहा कि उसे पढ़ाई करनी है और वह अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सुंगजुन पहले से ही हॉलवे में उसका इंतजार कर रहा था। वूझूम उसके पास खुद चल कर गया और बोला कि वह उस पर पीछे से हमला करने की बात को लेकर कोई दुश्मनी नहीं रखेगा, यहीं से यह बात खत्म हो जानी चाहिए। सुंगजुन ने भी उसे समझाया कि अब से वह चुपचाप रहे और किसी का ध्यान अपनी तरफ न खींचे, क्योंकि वह खुद भी अब और लड़ाई नहीं चाहता। उसने बताया कि ली ह्युक ने उसे पहले ही सजा दे दी है। उसने ली ह्युक को समझाने की कोशिश की थी कि वो जुम अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ली ह्युक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सुंगजुन से कहा कि उसे वो जुम के पास लेकर चले। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, हॉनगेल खुद रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ गया। जब यूनकी ने देखा कि ली ह्युक पूरी गैंग के साथ क्लास में घुसने वाला है तो वह तुरंत वूझूम के पास पहुंचा। उसने कहा कि अगर यहाँ लड़ाई हुई तो वह होम रूम टीचर को बता देगा। ली ह्युक ने गुस्से से दोनों की तरफ देखा और उन्हें छत पर आने का आदेश दिया। रूफटॉप पर पहुंचते ही उसने अपनी बैम्बू सोर्ड वूझूम की तरफ तान दी और पूछा कि उसने चालाकी दिखाने की हिम्मत कैसे की। वूझूम ने बिना बहस किए सिर्फ माफी मांगी। उसने कहा कि गलती उसकी है, इसलिए यूनकी को छोड़ दिया जाए। ली ह्युक को हैरानी हुई कि कोई अपने दोस्त के लिए इस तरह माफी मांग सकता है। उसने यूनकी को अलग हटने दिया, लेकिन साफ कह दिया कि हॉनगेल और सुंगजुन वाली बात वह कभी नहीं भूलेगा। अब वो झूम को इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद उसने सुंगजुन को बुलाया और वो झूम से उसके सामने माफी मंगवाई। फिर उसने सुंगजुन को आदेश दिया कि वह वो झूम की पिटाई करे। यह सुनते ही आसपास खड़े लड़के हंसने लगे, लेकिन काफी देर तक भी जब सुंगजुन ने हाथ नहीं उठाया तो ली ह्युक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले सुंगजुन की टांग पर
जोर से लात मारी और फिर बैम्बू सोर्ड से उसे पीटना शुरू कर दिया। जितनी ज्यादा मार पड़ती गई, आसपास खड़े लोग उतना ही शोर मचाकर मजा लेने लगे। ये सब देखकर वू झूम अब और चुप नहीं रह सका। वह आगे बढ़ा और ली ह्युक के हाथ से बैम्बू सोर्ड पकड़ ली। फिर उसने युनकी से पूछा कि अगर ली ह्युक हार गया तो उसके बाद और कितने लोग लड़ने आएंगे। युनकी ने जवाब दिया कि सिर्फ 2 लोग और बचेंगे, यानी अगर उन दोनों को भी हरा दिया तो फिर यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही वू झूम ने बैम्बू सोर्ड फेंक दी। अब ली ह्युक भी एक आम लड़के की तरह था। वू झूम ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान ली ह्युक मौका देखकर फिर से बैम्बू सोर्ड उठा लेता है। हथियार हाथ में आते ही उसका पलड़ा भारी हो जाता है। वह पूरी ताकत से वू झूम पर वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर बैम्बू सोर्ड उसकी गर्दन पर रखकर पूछता है। अब डर समझ में आया। उसी पल वू झूम को हर रात खुद को चोट पहुंचाने वाले पुराने पल याद आने लगते हैं। चारों तरफ खड़े लड़के ली ह्युक का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी अचानक सुंगजुन आगे आया और उसने जोरदार लात मारकर ली ह्युक को वू झूम से दूर फेंक दिया। सुंगजुन का यह कदम देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बाकी लड़के तुरंत उसे घेरने लगे, लेकिन ली ह्युक गुस्से में चिल्लाया और सबको रास्ते से हट जाने का आदेश दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ ली ह्युक और वू झूम के बीच रह गई थी। वू झूम समझ चुका था कि ली ह्युक की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैम्बू सोर्ड है, इसलिए उसने सबसे पहले वहीं छीनने का फैसला किया। कुछ देर तक लगातार मार खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सही मौका मिलते ही उसने बैम्बू सोर्ड उसके हाथ से छीन ली, फिर उसे दूर फेंक दिया और बिना रुके ली ह्युक पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। ली ह्युक को संभलने का भी मौका नहीं मिला। आखिर में वू झूम का एक जोरदार पंच उसे दूर जाकर गिरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वू झूम जमीन पर पड़ी बैम्बू सोर्ड उठाता है और सबके सामने उसे तोड़ देता है। इसके बाद वह चुपचाप आसमान की तरफ देखता है, जहां एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हाथ धोते समय वू झूम युनकी से पूछता है कि अब बाकी 2 लोग कौन हैं। युनकी तुरंत बताता है कि उनका नाम सुंगकुन और जूनो है और दोनों 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। क्लास में वापस जाते समय वू झूम को चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। तभी स्टाइलिश कपड़े पहने एक लड़का खुद आगे बढ़कर उसका सहारा देता है। वू झूम अभी समझ ही नहीं पाता कि यह कौन है। तभी एक टीचर उसे देखकर आवाज लगाते हैं, सुंगकुन। टीचर पूछते हैं कि वह अभी तक स्टाफ रूम क्यों नहीं गया। सुंगकुन मुस्कुराकर कहता है कि पहले वह इस स्टूडेंट की मदद कर देगा, फिर वहां चला जाएगा। वू झूम को उसकी सीट तक छोड़ने के बाद सुंगकुन मजाकिया अंदाज में पूछता है, कुछ पैसे हैं? अच्छा काम किया है, अब प्यास लग रही है। वू झूम उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे दे देता है। स्कूल के बाद वू झूम अपने क्रैम स्कूल पहुंचता है, जहां उसका टेस्ट होने वाला था। पिछली बार कम नंबर आने की वजह से उसे इंटरमीडिएट क्लास में भेज दिया गया था। टेस्ट शुरू होते ही उसका ध्यान बार बार ली ह्युक के साथ हुई लड़ाई की तरफ चला जाता है। इसी कारण वह ठीक से पेपर नहीं कर पाता। जब रिजल्ट आता है तो उसके सिर्फ 94 नंबर आते हैं। इंटरमीडिएट क्लास में भी यह सबसे अच्छा स्कोर नहीं था। टीचर भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सुंगकुन और उसकी गैंग से हो जाती है। वो झूम जानता था कि सामने कौन खड़ा है, इसलिए वह सोचता है कि जो भी होना है अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन सुंगकुन का इरादा अलग था। उसने साफ कहा कि आज वह लड़ने नहीं आया, वह सिर्फ आराम से बात करना चाहता है। उसी समय वू झूम के पिता उसे लेने पहुंच जाते हैं। कार में बैठते ही वह पूछते हैं कि बाहर खड़े हुए लड़के कौन थे। वू झूम झूठ बोल देता है कि उन्होंने सिर्फ उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देखी थी, इसलिए कुछ पूछने आ गए थे। लेकिन उसके पिता एक नजर में समझ गए कि वे अच्छे लड़के नहीं हैं। उन्होंने वू झूम से कहा कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। फिर उन्होंने समझाया कि ताकत 2 तरह की होती है, एक थोड़े समय के लिए रहती है और दूसरी पूरी जिंदगी साथ देती है। उनका कहना था कि वू झूम को हमेशा ऐसी ताकत हासिल करनी चाहिए जो हमेशा उसके काम आए। कुछ देर बाद वू झूम देखता है कि कार घर की तरफ नहीं जा रही। वह अपने पिता से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसके पिता बताते हैं कि इस वीकेंड उन्हें दादाजी के घर जाना है। उससे पहले वे उसके लिए एक नया सूट सिलवाने जा रहे हैं। दर्जी उनके परिवार का पुराना जानने वाला था। बातों बातों में वह वू झूम के बड़े भाई के बारे में पूछ बैठता है और जानना चाहता है कि वह कैसा है। यह सुनकर वू झूम के पिता एक पल के लिए रुक जाते हैं। अपने बड़े बेटे की मौत का सच बताने की बजाय वह मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और झूठ बोल देते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह वो झूम क्लास पहुंचता है तो देखता है कि सुंगकुन और जूनो पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। सुंगकुन उसके साथ अंदर आता है और उसकी सीट तक पहुंच जाता है। वह कहता है कि उसे वू झूम से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे वू झूम बहुत दिलचस्प इंसान लगा है, इसलिए वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। फिर वह बाहर खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। सिर्फ उसके एक इशारे पर कोई भी उस क्लास के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। सुंगकुन मुस्कुराकर कहता है कि यही असली रुतबा होता है। लेकिन वू झूम को ऐसी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वू झूम की नजर में सुंगकुन बस एक बदमाश था। उसका उसके साथ दोस्ती करने या समय बिताने का कोई इरादा नहीं था। वू झूम की यह बात सुनकर सुंगकुन हंस पड़ा। वह अपनी सीट से उठा, हाथ में पकड़ी कोक की बोतल का ज्यादातर हिस्सा पी गया
और जो थोड़ा बचा था वह सीधे वूझूम के सिर पर उड़ेल दिया। वूझूम का गुस्सा तुरंत भड़क गया और वह लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूनकी ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। स्कूल के बाद पूरा परिवार दादाजी का जन्मदिन मनाने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दादाजी ने वूझूम के माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे वूझूम को अपने साथ दावत वाली टेबल तक ले गए। उनके परिवार में लगभग हर कोई डॉक्टर था, सिर्फ वूझूम के पिता ने मेडिकल लाइन नहीं चुनी थी। यही बात दादाजी को आज तक पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि वूझूम का दूसरे स्कूल में जाना भी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वूझूम ने कहा कि उसे अपना नया स्कूल सच में पसंद है, तब जाकर उन्होंने शिकायत करना बंद किया। दावत खत्म होने के बाद दादाजी वूझूम को अपने कमरे में ले गए और उसके सामने शराब का एक गिलास रख दिया। वूझूम ने मना करते हुए कहा कि वह अभी नाबालिग है और शराब नहीं पी सकता। ये सुनकर दादाजी नाराज हो गए। उनका स्वभाव वूझूम के पिता से भी ज्यादा सख्त और हुक्म चलाने वाला था। मजबूर होकर वूझूम ने गिलास उठाया और पूरा पी गया। दादाजी ने उसे याद दिलाया कि जब से उसके पिता ने अपना बिजनेस शुरू किया है, तब से हर कदम पर उन्होंने ही उनका साथ दिया है। अगर आज भी वह सिर्फ एक शब्द बोल दें तो उसका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। फिर उन्होंने वूझूम से कहा कि जब भी जिंदगी में भागने का मन करे तब और ज्यादा सहना सीखो। उनके मुताबिक वूझूम के पिता और उसका बड़ा भाई उसी जगह हार गए थे। उनका कहना था कि जो इंसान सब कुछ सह लेता है, असली ताकत उसी के पास होती है। उन्होंने सलाह दी कि वूझूम को अपने पुराने स्कूल वापस लौट जाना चाहिए। वहाँ का कड़ा मुकाबला ही उसे जिंदगी में ऊपर ले जाएगा। वैसे भी उसका बड़ा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ा था।